नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 18 मई के तीनों शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। हिंदी, रीजनिंग, साथ में जीके के सभी प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे, उसको सेकेंड और लास्ट में हम थर्ड शिफ्ट के भी सारे प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सामान्य ज्ञान का प्रश्न होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड का है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया था छोलिया, जो छोलिया नृत्य जो है उत्तराखंड का हो जाएगा। बात करें छोलिया उत्तराखंड के कुमायूं मंडल का एक प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल युद्ध शैली नृत्य है, जो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और यह एक तलवार नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से शादी, बारात और शुभ अवसर पर समृद्धि और सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसमें नर्तक ढाल तलवार से कृत्रिम युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। अगर बात करें विकल्प में अन्य की ऑप्शन की, तो बिहू असम का हो जाएगा, गरबा गुजरात का और घूमर राजस्थान से संबंधित नृत्य है। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो पांडव नृत्य, झोरा नृत्य, छपेली नृत्य, थाड़िया नृत्य, बरदा नाटी और राममान, ये सभी नृत्य जो है उत्तराखंड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वीं एशियाई खेल 2030 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा। दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें कतर की राजधानी दोहा, से पहले वर्ष 2006 में 15वें संस्करण भी एशियाई खेल की मेजबानी कर चुका है। 2030 में यह दूसरी बार मेजबानी करेगा। अन्य संस्करण की बात करें तो 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन हांगजू चीन में किया गया था। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन आईची नागोया जापान में हुआ है। 22वें एशियाई खेल 2034 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में होगा। आरसीबी ने अपना पहला महिला प्रीमियर लीग यानी WPL का कप कौन से वर्ष जीता था। 2024 में जीता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो WPL 2024 के फाइनल मुकाबले में स्मृति मानधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर अपना पहला ऐतिहासिक खिताब जीता था। यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया था। WPL की शुरुआत वर्ष 2023 में हुआ था, जिसका पहला खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था। सतारा को ब्रिटिश राज में कब विलय किया गया था। 1848 में इसका विलय किया गया था। बात करें सतारा को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की व्युत्पत्ति के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इस सिद्धांत के तहत विलय होने वाला सतारा भारत का पहला राज्य था। सतारा के शासक शाहजी द्वितीय यानी अप्पा साहिब को बिना किसी प्राकृतिक पुरुष पुत्रादि की मृत्यु होने पर ऐसा किया गया था। इस नीति के तहत विलय होने वाले अन्य राज्य में बात करें तो जैतपुर का विलय 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर का विलय 1854 में किया गया था। और अवध का विलय 1856 में हुआ था। अवध को इस सिद्धांत के तहत नहीं बल्कि कुशासन यानी मिस गवर्नमेंट का आरोप लगाकर मिला लिया गया था। न्याय श्रुति योजना मुख्य रूप से कौन से मंत्रालय से संबंधित है। यह गृह मंत्रालय से संबंधित है। बात करें न्याय श्रुति ई साक्ष्य और न्याय सेतु के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। उद्देश्य की बात करें देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को तकनीकी के जरिए अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। कार्य प्रणाली यह योजना अदालती कार्यवाही और पुलिस गवाहियों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है, जिससे गवाह आरोपी को ले जाने के समय और परिवहन लागत बचता है। पुलिस प्रशासन आधारित प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पुलिस के दैनिक कार्यों में से सूची में शामिल है। तो इसमें बात करूँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, जैसे गश्त यानी पेट्रोलिंग और नाकाबंदी करना, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालान करना, आपराधिक मामलों की प्राथमिक जांच एंड इन्वेस्टिगेशन करना, ये सभी हो जाएगा। पुलिस का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, अपराध रोकना है, FIR दर्ज करना है और नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। घटना घटित होने के बाद पुलिस की छानबीन को क्या कहा जाता है। उसे अनुसंधान या तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। FIR की बात करें, इसका फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। छानबीन शुरू होने से पहले पुलिस को दी जाने वाली प्रथम सूचना इसे कहा जाता है।
पंचनामा की बात करते हैं, घटना या अपराध स्थल पर निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में तैयार किया गया लिखित विवरण होता है। चार्जशीट की बात करते, जांच पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा अदालत में पेश की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट जिसमें आरोपी पर आरोप तय होते उसे चार्जशीट कहा जाता है। पुलिस द्वारा पब्लिक यानी जनता को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को पुलिस का आधिकारिक भाषा में क्या कहा जाता है? उसे कम्युनिटी पुलिसिंग कहा जाता है या जनसंपर्क अभियान कहा जाता है। अब चलिए हिंदी के प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की चयन करिए। तो सही उत्तर जो है सुनसान हो जाएगा, जो सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से निषाद का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इस प्रकार का निषाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैथ से प्रश्न की बात करें तो मैथ से ये फर्स्ट शिफ्ट का मैथ के प्रश्न देख लेते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 है, उस वस्तु के बेचने पर 200 रुपये की हानि होता है, तो हानि % क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें 2300 में बेचा गया सामान, लेकिन उस पर 200 रुपये की हानि हो गया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा? तो 2300 + 200 यानी टोटल कितना हो जाएगा? ये 2500 रुपये जो उसके क्रय मूल्य होगा, तभी तो 2300 में बेच देने के बाद उसका 2% का 200 का हानि हो गया। तो हानि कितना का हो रहा है? 200 का हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 2500 है। अब यहाँ पर निकालना है % है, तो 100 से गुना कर दें, 20 से 20, 25 से कटेंगे 4 दूना 8% की हानि हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर 8% हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 500 मीटर है, समान गति से एक दूसरे की ओर आ रहा है। यदि वो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेता है और पहली ट्रेन की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो दूसरी ट्रेन की गति पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो कुल दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई का योग हो जाता है। तो 300 प्लस कितना हो जाएगा? 500, 800 मीटर हो जाएगा। सापेक्ष चाल की बात करें यानी रिलेटिव स्पीड की, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी बटा समय हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना है? 800 और 10 उसका समय हो जाएगा। तो 800 बटा 10 क्या हो जाएगा? 80 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद विपरीत दिशा होने के कारण सापेक्ष चाल की बात करें तो ट्रेन एक की चाल, उसमें से हमें ट्रेन 2 की चाल को देखना पड़ेगा। तो 80 तो आ चुका है, तो 80 में से हम 20 को घटा देंगे तो हमारा 60 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सही उत्तर जो है 60 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब चलिए रीजनिंग के प्रश्न देख लेते हैं। अगस्त और दिसंबर 1919 में किस महीने में 5 शनिवार आए थे? तो ये थोड़ा आपको टाइम टेकिंग लगेगा, क्योंकि इसको निकालने में तो बहुत टाइम लगता है। तो इसका उत्तर जो है अगस्त हो जाएगा। ये बात करें कैलेंडर नियमानुसार 31 दिन वाले महीने में 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले दिन महीने में 5 बार आते। इस ट्रिक को याद रखिएगा। 31 दिन वाले महीने में 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले दिन महीने में 5 बार आते हैं। ठीक है। बात करें 1919 की शुरुआत शुक्रवार 1 तारीख से हुआ था, अतः 2 तारीख को पहला शनिवार पड़ा, जिससे उस महीने में 5 शनिवार यानी कि 2, 9, 16, 23, 30 को आए होंगे, जिसमें दिसंबर 1919 और सोमवार से शुरू हुआ था, इसलिए इसमें केवल 4 शनिवार होंगे। इसलिए आपको क्या पहले तो आपको पता करना पड़ेगा 1 दिसंबर 1919 का दिन कौन सा होगा। उसी के आधार पर आपको पता चल पाएगा कि इस महीने में पहला तारीख किस दिन को आया था, उसी के आधार पर आपको पूरा पता चल पाएगा। इसका ट्रिक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपको साइड में लगा रहे हैं, ये इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा जिससे आपको बहुत दिक्कत ना हो। इसको आप एक बार रिविजन करते रहिएगा, जिससे आपको सारे जो कैलेंडर के जितना भी प्रश्न आ रहा है वो सभी बन जाएगा। और मैंने जो SSC MTS का रीजनिंग कराया हुआ उसमें मैंने बहुत सारे जो रीजनिंग के प्रश्न कराया हुआ है कैलेंडर का, उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सही प्रश्न देखते हैं। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। बात करें पहला बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ था। इसका थीम की बात करें तो यूथ एज ब्रिज फॉर इंट्रा बिमस्टेक एक्सचेंज था। बिमस्टेक का पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसमें 7 सदस्य देश शामिल है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक में हुआ था और मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राज प्रथम ने चोल साम्राज्य की गद्दी कब संभाला था? 985 ईस्वी में संभाला था। बात करें राजा राजोल प्रथम शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक को था। राजा राज महान भी कहा जाता है। इनका मूल नाम अरुमोझी वर्मन था। उन्होंने 1010 ईस्वी में तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर यानी राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उनकी पहली सैन्य उपलब्धि 988 ईस्वी में चेरों के खिलाफ कंडालूर सलाई की लड़ाई था। उन्होंने वर्ष 1000 में एक विशाल भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू कराया और साम्राज्य को वलनाडु इकाई में बांटा था। पीएसएलवी एक्सेल का कुल प्रक्षेपण भार कितना है? 320 टन का है। बात करें पीएसएलवी का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। पीएसएलवी एक्सेल वेरिएंट में 6 विस्तारित ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स का उपयोग किया जाता है। इसकी पेलोड क्षमता सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एसएसओ के लिए 1750 किलोग्राम है। भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान फर्स्ट 2008 में पहली बार इसी का उपयोग हुआ था और यह मुख्य रूप से एक 4 चरणों वाला रॉकेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 में 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी मूल निवासी वाराणसी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह पीएमओ में उप सचिव थी। पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? डॉक्टर अंजू राठी राणा बनी है। भारतीय विधि सेवा आईएलएस की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर राणा को मार्च 2025 में भारत की पहली केंद्रीय विधि सचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ पर एक जो पिक्चर दिया गया था जिसमें बताना था इसको कौन सा वाद्य यंत्र है, तो यहाँ पर जो पिक्चर में दिया गया था वह तानपुरा हो जाएगा। तानपुरा एक लंबी गर्दन वाला तात वाद्य यंत्र है जिसमें मुख्य रूप से 4 तार होते हैं। शास्त्रीय संगीत में इसका मुख्य कार्य कलाकार को एक निरंतर आधार स्वर प्रदान करना है। एलपीजी का उपयोग इनमें से कौन सा उदाहरण है? घर और उद्योग दोनों में इसका उदाहरण हो जाएगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। वाहनों में प्रयुक्त होने वाले एलपीजी को ऑटो गैस कहा जाता है। गैस रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीव्र गंध वाला रासायनिक पदार्थ एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। हरेली उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का पहला कृषि त्यौहार है जो सावन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है और हरेली शब्द हरियाली से बना है। अगर हरेला की बात करें तो हरेला याद रखिएगा उत्तराखंड का हो जाएगा। इसी दिन किसान कृषि उपकरण हल कुदाल और बैलों की पूजा करते हैं। इसी पर गेरी यानी बांस के डंडे पर चढ़ने की परंपरा है और गुड़ का चीला बनाया जाता है। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? सभी को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। जल के इस विशिष्ट व्यवहार को जल का व्यतिक्रामी प्रसार यानी एक्सपेंशन कहते हैं, जो ठंडे क्षेत्र में जलीय जीवों को जीवित रखने में मदद करता है। केल्विन में यह तापमान 270 केल्विन होता है। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित किया गया है? हरियाणा में किया गया है। हरियाणा सरकार गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ में इसे विकसित कर रहा है। यह अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क होगा जो यूएई के शारजा सफारी पार्क से प्रेरित है। अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली है। इसी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर माउंट आबू राजस्थान में है। किसी क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। चुंबकीय रेखा एक बंद और सतत वक्र बनाती है। चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है और ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगन यानी कार्तिक को समर्पित है? थाई पूसम त्यौहार समर्पित है। यह थाई महीने यानी जनवरी फरवरी की पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह माता पार्वती द्वारा मुरुगा को यानी को वेल भाला देने की स्मृति में मनाया जाता है।
इसी दौरान भक्त कावड़ी अट्टम नृत्य करते हैं और भगवान मुरुगा का एक अन्य त्योहार कंद षष्ठी भी है। कोसी नदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो 1954 में शुरू हुआ था। कोसी नदी को भारी बाढ़ लाने का बिहार का शोक भी कहा जाता है। शक्ति माइक्रो प्रोसेसर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ये आईआईटी मद्रास के संस्थान पर आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी RISC भी माइक्रो प्रोसेसर है जिसे मेती और इसरो के सहयोग से बनाया गया है। IoT के उपकरण के लिए आईआईटी मद्रास ने मौसिका चिप भी विकसित किया है। अब चलिए पुलिस प्रशासनिक आधारित प्रश्न देख लेते हैं। ड्यूटी के द्वारा किए गए कार्य, गश्त और महत्वपूर्ण घटनाओं का आधारित लेखा जोखा कहाँ दर्ज किया जाता है? दैनिक रोजनामचा यानी जनरल डायरी में दर्ज किया जाता है। हिंदी के प्रश्न की बात करें तो कबूलनामा शब्द की सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी गलती या अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार करना या इसका लिखित दस्तावेज देना। अलक्ष्य कैसा शब्द है? यह तत्सम शब्द है। यह संस्कृत के अ प्लस लक्ष्य से बना है। प्रारंभिक गणित एवं तार्किक क्षमता की बात करें तो यानी मैथ से प्रश्न, 1 जनवरी 1755 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये कैलेंडर का प्रश्न, इसका राइट आंसर बुधवार आ जाएगा। इसको मैं आपको जो ट्रिक दिए हैं उसको ध्यान से देखिएगा, उसी से बन जाएगा। अब चलिए 18 मई के थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। लेप्चा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यह सिक्किम का है। लेप्चा जनजाति के मुख्य रूपों में चू फाटेन पर्वतों की पूजा और जोमल लोक धान की बुआई कटाई हेतु फसल उत्सव शामिल है। इस नृत्य में तुंगबुंग और पुमटोंग पुलित वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। सिंधी छामी से कंचनजंगा नृत्य भी कहते हैं। इसमें भूटिया समुदाय के लोग बर्फ के शेर की वेशभूषा में मुखौटा नृत्य करते हैं। मारूनी नेपाली समुदाय का प्राचीन नृत्य है जो नौमती बाजा के धुन पर शादियों में होता है। यागछाम भूटिया चरवाहों द्वारा याग की पोशाक पहनकर पर्वतीय जीवन शैली दर्शाने वाला नृत्य है। तमांग सेलो की बात कर दम्फू वाद्य यंत्र के साथ किए जाने वाला ये ऊर्जावान नृत्य है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस वर्ष मारे थे? 2012 में मारे थे। बात करिए कि ऐतिहासिक शतक बांग्लादेश के खिलाफ एशियाई कप मैच में मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम या ढाका में बना था। सचिन तेंदुलकर का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक वर्ष 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक यानी 51 टेस्ट और 49 वनडे लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चीन की रैंक क्या है? तीसरा रैंक है। सूचकांक में कुल 145 देश की सैन्य ताकत का आकलन 60 से अधिक कारकों पर किया गया। चीन का स्कोर 0.0788 था। शीर्ष स्थान की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, इसका रैंक 0.744 हो जाएगा। भारत का स्थान चौथा रहा था, इसका स्कोर 0.1184। सबसे नीचे 145वें स्थान पर भूटान है। 2024 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ था? 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुल 127 देश में से भारत का स्थान 105वां रहा और स्कोर 27.3 के साथ स्थिति गंभीर श्रेणी में है। इसके 4 प्रमुख संकेतक हैं: कुपोषण, बाल अविकसितता, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर है। इसे संयुक्त रूप से जर्मनी के वेल्ट, हंगरी हिल्प और आयरलैंड की कंसर्न वाइल्ड लाइफ संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर था। स्कोर 25.8 था। निम्नलिखित में से किस पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? पामीर का पठार को विश्व की छत कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से तिब्बत के पठार को भी कुछ संदर्भ में माना जाता है, पर प्रारंभिक उत्तर पामीर का पठार है। बिरसा मुंडा का सम्मुख रूप से किस वर्तमान राज्य से था? झारखंड से था। सुशील कुमार ने ओलंपिक खेल में किन वर्षों में पदक जीता है? 2008 बीजिंग और 2012 में लंदन में जीता है। 2008 बीजिंग ओलंपिक 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। 1952 के केडी जाधव के बाद कुश्ती में पहला पदक है। 2012 के लंदन ओलंपिक में 66 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। वे लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं।
0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नई तकनीक जैसे कि एआई और ऑटोमेशन के आगमन से श्रमिकों के पुराने कौशल बेकार होने पर उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यह स्थिति बाजार की मांग यानी नई तकनीक और श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल के कारण होता है। स्वेच्छा से एक नौकरी छोड़कर दूसरी तलाश करने वाले को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अंग्रेजी अनुवाद व विधिक शब्दावली से प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर साक्ष्य मिटाना? इसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय एविडेंस हो जाएगा। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड समन इन ए लीगल कॉन्टेक्स्ट? यानी बुलाना या समन भेजना होता है। हिंदी के प्रश्न की बात करें तो धुआं का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इस प्रकार धुआं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। साधु का सिंह शुद्ध रूप पूछा गया था। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखिए। यदि ए बी से 4 गुना ज़्यादा है तो बी ए से कितना % कम है? तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं 80% जो है कम हो जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे ए और बी है तो क्या बोला गया? ए बी से 4 गुना ज़्यादा है, यानी बी से बोला गया तो बी मान लेते 1 है तो ए कितना है? 4 गुना ज़्यादा, यानी 4 1 5 हो जाएगा। जैसे इसका 4 गुना ज़्यादा बोला, ध्यान से देखिए 4 गुना ज़्यादा, तो 4 गुना नहीं बोला गया, 4 गुना ज़्यादा, 4 1 5 हो जाएगा। अब बोला गया बी ए से कितना % कम है, यानी बी जो ए से कितना है? 4 कम है। किससे कम है? ए से। तो 4/5 गुने 100 कर दीजिए। अब सभी को काट लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे 20, 20 चौका 80% कम हो जाएगा। तो हम वही आपको आंसर यहाँ पर जो है बताएं, 80% करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:5 है। यदि लाभ 210 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सिंपल है, देखिए क्या बोला गया? क्रय मूल्य कितना बोला गया है? अनुपात देखिए सीपी यहाँ पे लिख लेते हैं, एसपी यहाँ लिख लेते हैं। क्रय मूल्य का अनुपात 2 बोला गया है और एसपी का क्या है? 5 बोला गया है। और इसका लाभ 210 रुपया। देखिए क्रय मूल्य से यहाँ पर एसपी विक्रय मूल्य बेचा गया तो लाभ कितना आ रहा है? 3 का रेशियो का, और इसका मान कितना दिया गया? 210 दिया गया। 3 का मान 210 है तो एक का मान कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब इसी 70 से हमें क्या निकालना? विक्रय मूल्य। तो इस 70 को क्या करना है? 5 में गुना कर देंगे। 7 × 5 = 35, यानी 350 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति का खर्चा उसकी आय का 50%, यदि आय में 40% और खर्च में 30% की वृद्धि हो तो उसकी बचत 7500 रुपया हो जाएगा। उसकी प्रारंभिक आय पूछा गया है। तो देखिए इसको हम शॉर्ट तरीके से आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इधर सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम क्या बोला? उसकी आय जो है उसका खर्च, आय का 50% खर्च हो रहा है तो मान के चलो उसका इनकम 100 है, 50% खर्च कर रहा है तो 50 क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा होगा, तो 50 यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा उसकी आय में 40% वृद्धि होगी, यानी 100 से कितना 40% बढ़ देंगे 140 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है व्यय में खर्च में 30% की वृद्धि, यानी 50 में अगर 130 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 रुपये, यानी 50 से 65, यानी कि 30% वृद्धि के बाद 65 हो गया। तो अब यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 140 है, यानी देखिए एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर घट रहा है तो कितना आ जाएगा? ये 75 आ जाएगा। इसी 75 का जो सेविंग का वैल्यू यहाँ पर 7500 दिया गया है। तो सिंपल यहाँ पर एक का मान निकालेंगे तो 100 गुना आ रहा है, तो उसका प्रारंभिक आय कितना है? 100 में 100 से गुना कर देंगे तो 10,000 रुपया जो उसकी प्रारंभिक आय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण ज्ञात करिए। सभी को पता है इस फॉर्मूला, और √2 गुने भुजा होता है तो भुजा कितना दिया गया? 7, यानी 7√2 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सिंपल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर आ जाएगा। एक ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करता है और 550 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 22 सेकंड अधिक लेता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए अधिक समय की बात करें 22 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई 550 मीटर तय किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? 550/22 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, जबकि खंभे को पार करने में समय 30 सेकंड लग रहा है। तो इस 30 को हम क्या कर रहे हैं? 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 750 मीटर राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुई किस समय 180 डिग्री का कोण बनाएगा? 2:43 पर बनाएगा। ठीक है,
3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई 120 डिग्री के कोण बनाएगा? तो यहाँ पर बात करें 3:21 और 3:54, दोनों पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर जितना भी पीडीएफ मैंने सारा अपलोड किया और रिविजन करते रहिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक आप पास अभी तक नहीं परचेज किए तो कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको जितना भी एग्जाम होता है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से संबंधित यूपीएससी लेवल तक के यानी इंडिया के 1000+ एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन 1.5 लाख मॉक टेस्ट मिल जाएगा, स्टडी नोट्स मिल जाएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। वो कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको एसएससी जीडी का जितना भी अभी तक एग्जाम हो चुका है उन सभी का एनालिसिस वाला मॉक भी मिल जाएगा, उसको एग्जाम से पहले लगाकर जरूर जाएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और जितना भी सभी टेस्ट सीरीज होगा वो सारा एक्सेस मिल जाएगा, इसलिए जाके परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।